हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती साहू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वंशागति का आणविक आधार पार्ट 2। नेक्स्ट शेड्यूल में हम लोग वंशागति का आणविक आधार का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम हेडिंग देख लेते हैं क्या है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या नहीं, इसके प्रमाण है ना। तो सबसे पहला क्या है, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग अलग प्रमाण दिए थे और ये असफल भी हो गए थे। अब हम देखेंगे कि ये क्यों असफल हुए, है ना। इसके बाद जो आया था तो उसने भी कुछ चीज़ें बताया, बट वो भी इतना सक्सेस नहीं हो पाया था। उसके बाद थर्ड में जो आए थे हर्सल, उनका सक्सेस हो पाया था। अब हम इसके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। ओके, तो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग पढ़ने से पहले एक लाइन देखते हैं कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसके बारे में किसने बताया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, सदर्न और बोवेरी, जिसने 1902 में बताया था इसके बारे में। ओके, क्या बताया था सदर्न और बोवेरी ने कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, अब डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाता तो है, लेकिन डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या नहीं, इसका भी तो प्रमाण होना चाहिए। तो उसी का हम पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। तो इन्होंने क्या किया था, एक न्यूमोकोकस या इसी का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु की खोज की गई। मतलब ग्रिफिथ के द्वारा ही न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु की खोज की गई जो निमोनिया उत्पन्न करते हैं। मतलब न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु ही निमोनिया उत्पन्न करते हैं। ये सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, ग्रिफिथ ने बताया। अब ये जो जीवाणु हैं उनको भी, अब ये न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जो जीवाणु है, इनको दो भागों में बांटा गया। पहला है उग्र विभेद या वर्चुअल स्ट्रेन, इसे ही एस स्ट्रेन कहते हैं। अब एस स्ट्रेन क्यों कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इस विभेद के जीवाणु स्मूथ मतलब चिकनी भित्ति के होते हैं। चिकनी भित्ति, भित्ति का मतलब है उनकी जो बाहरी लेयर होती है वो कैसी होती है, चिकनी। चिकनी को इंग्लिश में स्मूथ बोलते हैं, इसलिए ये एस वर्ड से यहाँ पे क्या बन गया, एस स्ट्रेन। ओके, इनका बाहरी आवरण पॉलीसेकेराइड का बना होता है। अब इसमें क्या कंपाउंड यूज होता है, तो पॉलीसेकेराइड यूज होता है। और ये चिकनी भित्ति मतलब स्मूथ लेयर के होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, एस स्ट्रेन। ये भी निमोनिया उत्पन्न करते हैं। मतलब एस स्ट्रेन के जो जीवाणु होते हैं वो ही निमोनिया उत्पन्न करते हैं। अब सेकंड, अनुग्र विभेद। अनुग्र विभेद मतलब आर स्ट्रेन। अब इसका नाम आर क्यों लगा, इस विभेद के जीवाणु खुरदरी सतह के होते हैं। खुरदरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रफ। तो रफ वर्ड का जो आर वर्ड है उसको हमने फ्रंट में लिखे। फ्रंट का, रफ का जो फ्रंट वर्ड है आर, उसे यहाँ पे लिखे आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन वाले। तो इस विभेद के जीवाणु खुरदरी सतह के होते हैं, ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते। क्या समझ में आया हम लोग को कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते, लेकिन जो एस स्ट्रेन वाले हैं वो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। अब जो ग्रिफिथ हैं, ग्रिफिथ ने प्रयोग करके देखे एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को। कैसे, उन्होंने इसके लिए चूहा का यूज किया। चूहे को उसने, चूहा में सबसे पहले एस स्ट्रेन जीवाणु को इंजेक्ट कराया। कैसे, इंजेक्शन के थ्रू उसने चूहा में एस स्ट्रेन जीवाणु को डाला। जैसे ही चूहा पे एस स्ट्रेन जीवाणु गया तो चूहा मर गया। कैसे, क्योंकि चूहा पे निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया। सेकंड, उसने चूहा पे क्या इंजेक्ट कराया, आर स्ट्रेन जीवाणु। आर स्ट्रेन जीवाणु जैसे ही उस पे इंजेक्ट कराया तो चूहा नहीं मरा, मतलब चूहा में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ। अब फिर उसने क्या किया, गर्म किया हुआ एस स्ट्रेन को चूहा पे इंजेक्ट कराया तो चूहा जीवित हो गया। मतलब कैसे, जो हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को गर्म करके खाएं तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, दूध को उबालो उसमें जो भी बैक्टीरिया रहते हैं वो मर जाते हैं, ये सब प्रोसेस होती है। इसलिए उसने क्या किया, चूहे पे गर्म किया वाला एस स्ट्रेन डाला तो जीवित चूहा मिला। अब नेक्स्ट 4 नंबर में उसने क्या किया, गर्म किया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और उसके साथ ही आर स्ट्रेन बैक्टीरिया
को इंजेक्शन के द्वारा चूहा में डाला, उससे क्या हुआ, चूहा मर गया। ठीक है, तो अब ग्रिफिथ का प्रयोग यहाँ पे ऐसा असफल हुआ कि उन्होंने ये नहीं बता पाया कि इसमें ऐसा कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जा रहा है। मतलब उन्होंने डीएनए के बारे में अभी तक उन्होंने पता नहीं लगा पाया था कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जा रहा है। अब आगे के प्रयोग हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर का वैज्ञानिक, जिसका नाम क्या है, ये वाला जो प्रयोग दिए थे 3 वैज्ञानिकों ने मिलके किए थे, एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी। ओके, 3 वैज्ञानिकों ने मिलके किए थे, इसलिए इस प्रयोग का नाम क्या है, एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी का प्रयोग। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन वैज्ञानिकों ने एस स्ट्रेन जीवाणु से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए को अलग अलग निकाल लिए। ओके, उसके बाद इन्होंने कांच के 3 अलग अलग बर्तन लिए, एक में आर स्ट्रेन के साथ प्रोटीन मिलाया, सेकंड में आर स्ट्रेन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलाया और थर्ड में आर स्ट्रेन के साथ डीएनए मिलाया। ये रहे हमारे 3 बर्तन। उसमें तीनों में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया उपस्थित है, तीनों में सेम। फिर फर्स्ट वाले में उसने क्या किया, जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया था उसमें से जो प्रोटीन निकाला था उसको डाला, सेकंड में कार्बोहाइड्रेट डाला, थर्ड में डीएनए डाला। अब अगर प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होता तो प्रोटीन और आर स्ट्रेन मिलके एस स्ट्रेन बना लेते, बट ये नहीं बनाया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। सेकंड में कार्बोहाइड्रेट और आर स्ट्रेन मिला तो एस स्ट्रेन बनना था, बट कार्बोहाइड्रेट जो है आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, इसलिए एस स्ट्रेन नहीं बन पाया। अब जो डीएनए है, डीएनए को जब आर स्ट्रेन के साथ मिलाया तो एस स्ट्रेन बन गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और डीएनए और आर स्ट्रेन मिलके एस स्ट्रेन बना लेते हैं। ठीक है, अब अतः इससे सिद्ध होता है कि जब प्रोटीन को आर स्ट्रेन के साथ मिलाया तो एस स्ट्रेन का जीवाणु नहीं बना, जब कार्बोहाइड्रेट को आर स्ट्रेन के साथ मिलाया तो भी एस स्ट्रेन का जीवाणु नहीं बना, परंतु जब डीएनए को आर स्ट्रेन के साथ मिलाया तो एस स्ट्रेन का जीवाणु बन गया। अतः सिद्ध हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ओके, अभी तक की थ्योरी में हमने ये पता कर लिए कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या देखे, हमारा जो पार्ट 2 था आज का कि उसमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या नहीं, इसका हमने सेकंड प्रयोग देखे। इसी का एक थर्ड प्रयोग और आएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो सेकंड प्रयोग और फर्स्ट प्रयोग देखे हैं उसमें यह सिद्ध नहीं हो पाया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। मतलब कुछ मात्रा में वो सफल भी रहा और कुछ असफल भी रहा। अब हम देखते हैं थर्ड प्रयोग, जिसे किसने लाया था, अल्फ्रेड डी हर्शे एवं मार्था चेज ने। ओके, 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने साथ में मिलकर अपना वर्क किया था। तो इन वैज्ञानिकों ने सर्वमान्य रूप से ये सिद्ध कर दिया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। कैसे सिद्ध किया देखते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक विषाणु लिया। कौन सा विषाणु, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि ये बैक्टीरियोफेज लिखा है ना, और हम विषाणु की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरियोफेज जो है एक विषाणु का नाम ही है। जो विषाणु बैक्टीरिया को खाते हैं या बैक्टीरिया को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन विषाणु को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ओके, अभी हम लोग एक पूरा टॉपिक विषाणु के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे और बैक्टीरिया के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे कि ये कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। ओके, तो जो हर्शे तथा चेज थे, मार्थो चेज, उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग के लिए एक विषाणु बैक्टीरियोफेज लिया और एक जीवाणु भी लिया। उस जीवाणु का नाम क्या है, ई कोलाई। अब ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ होता है, जो मनुष्य की आंत होती है, बड़ी आंत, उसमें ये बैक्टीरिया रहता है और ये सहजीवी के रूप में होता है। मतलब ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करता। इसका बहुत ही अच्छा वर्क है हमारी बॉडी में। कैसे, जो भी ये खाता है हमारी बॉडी से,
जो भी भोजन ग्रहण करता है उसके बदले में इसके शरीर से विटामिन के निकलता है। तो विटामिन के को हमारी जो आंत है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर से भोजन ग्रहण करता है और बदले में हमें विटामिन के बना कर देता है। ओके, तो ये इसके बारे में डीपली स्टडी जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि ई कोलाई बैक्टीरिया किसने लिया था? हर्शे व मार्थोचेज ने। एक विषाणु बैक्टीरियोफेज लिया और एक जीवाणु ई कोलाई लिया। अब जो विषाणु होते हैं, आप लोग को पता होगा कि जो विषाणु होते हैं वो निर्जीव अवस्था में होते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव के टच में आ जाते हैं तो ये भी जीवित हो जाते हैं। मतलब विषाणु जैसे ही सजीव के संपर्क में आएंगे तो जीवित हो जाएंगे। हाँ, तो ये देखिए आप, ये जो पिंक कलर का है ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। अब यहाँ इसमें डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? ये रहा डीएनए। अब बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसमें डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर क्या होता है? फास्फोरस 32। अब ये फास्फोरस 32 जो है फास्फोरस का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ओके, सामान्य अवस्था का फास्फोरस नहीं है। और जो डीएनए है ना, उसमें प्रोटीन भी पाई जाती है 35 सल्फर। ओके, मतलब सल्फर का यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका नाम क्या है? 35 सल्फर। तो जो बैक्टीरियोफेज जीवाणु है उसमें डीएनए में एक तो फास्फोरस 32 और एक प्रोटीन 35 सल्फर पाया जाता है। अब डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता और जो प्रोटीन होती है उसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता। ओके, अब जब ये बैक्टीरियोफेज विषाणु ई कोलाई के संपर्क में आएगा, अभी तक ये निर्जीव था, जैसे ही ये एक सजीव के संपर्क में आया, मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया के संपर्क में आया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए हो गया। जब ये दोनों मिक्स हुए, डीएनए, इसका डीएनए और इसका डीएनए आपस में मैच हुआ तो ये मिक्स डीएनए बन गया। अब ये जो डीएनए बनेगा, मतलब एक नई संतान की उत्पत्ति होगी, तो या तो वो ई कोलाई की होगी या बैक्टीरियोफेज की होगी। तो इसमें भी अगर अधिक मात्रा में बैक्टीरियोफेज का डीएनए रहेगा तो बनने वाली जो संतान रहेगी वो बैक्टीरियोफेज ही रहेगी। ओके, अब बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो निर्जीव अवस्था में रहता है। जैसे ही ये ई कोलाई के संपर्क में आएगा तो बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए ई कोलाई को ट्रांसफ़र कर देगा। इस प्रकार जो नया बैक्टीरियोफेज बना उसमें अब हम अपने काम की चीज़ें देख लेते हैं। ओके, जो नया बैक्टीरियोफेज बनेगा उसमें जो फास्फोरस 32 है वो उपस्थित था, परंतु प्रोटीन 35 सल्फर उपस्थित नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, इसलिए जो नया बनने वाला बैक्टीरियोफेज रहेगा उसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पॉइंट करने की बात है कि जो डीएनए है उसमें फास्फोरस 32 होता है, इसलिए जो नया बनने वाला बैक्टीरियोफेज है उसमें फास्फोरस 32 उपस्थित था। अब समझ में आया कि इससे सिद्ध हुआ कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। अगर आप लोग को कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो ये था अल्फ्रेड डी हर्शे एवं मार्थोचेज का प्रयोग जो 100% सिद्ध हुआ कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। और आपको मैंने एक चीज़ और बताया था कि डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। ये किसने बताया था? तो सदन और बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने 1902 में इसे बताया था। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो चैनल को छोड़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।